हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस एएनएम के प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया है और हमारे इस चैनल पे आपको सारी नर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे कि सीएचओ है, नर्स का जो एग्ज़ाम होता है, प्लस जो यहाँ पर एएनएम का है, जीएनएम का है, इन सारे से रिलेटेड आपको यहाँ पर ये जो वीडियोज़ में प्रोवाइड करती हूँ ना, इनमें जो भी मैं क्वेश्चंस और आंसर्स बता रही हूँ ना, वो सारा सब कुछ रिलेटेड है आपके एग्जाम से। यूपी ट्रिपल एस एएनएम का मैंने एक पहले वीडियो अपलोड भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसका एग्जाम कब हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं फटाफट से। देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि उसी टाइम पे बोल दिया था, मैं दिसंबर से ही मैं आपको बोलती हुई आ रही हूँ, जनवरी से, कि आपका जो यूपी ट्रिपल एस एएनएम का एग्जाम है बच्चों, वो मई में नहीं होगा। कहीं से भी चांसेस ही नहीं है कि मई में आपका एग्जाम हो। जो आपका एग्जाम होगा वो जुलाई और अगस्त और सितंबर के बीच में होगा। यही 3 महीने हैं आपके, बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं 3 महीनों में आपको एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको इन्हीं तीनों महीनों में एक ऑफिशियल डेट दे दी जाएगी कि हाँ भैया, आपको इस टाइम पे आपका ये यूपी ट्रिपल एस एएनएम का एग्जाम लगा हुआ है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं वो इस चैनल पे मैं आपको दे रही हूँ। आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको यूपी ट्रिपल एस एएनएम की जितनी भी मैंने अभी तक क्लासेस ली हैं वो सारी की सारी अपलोडेड है। चाहे ये वीडियो आप देख लीजिए सीएचओ के लिए, चाहे आप देख लीजिए इसको एएनएम के लिए, या फिर जीएनएम के लिए, या फिर कोई अदर नर्स एग्जाम के लिए। आप देखो, हर एक से रिलेटेड हमारा फिजिकल जो चीजें होती हैं, प्लस हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें जो बायोलॉजी है वो हमारी हर एक उसमें पूछी जाती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्पेसिफिकली यूपी ट्रिपल एस एएनएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल प्रॉपर, ऐसा समझिए कि मैंने पूरा एनालिसिस करके ही ये प्रॉपर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रही हूँ। ऐसा कुछ मत सोचेगा कि नहीं मैं कुछ भी उठा के दे रही हूँ, नहीं, सारा सब कुछ आपका। और देखिए, मेरी ऐसी कई सारी दीदियां हैं जिनका मैंने ही पढ़ाया है और वो एएनएम अभी इस टाइम पे वो जॉब कर रही हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपने घर पे बैठो, मैं चाहती हूँ आप घर बैठ के भी पढ़ो और उसके बाद घर से निकलो, बाहर की दुनिया देखो, क्योंकि भैया आजकल की दुनिया में ना महिलाओं को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आप सभी को बोलना चाह रहे हैं कि क्लासेस आप थ्रू आउट देखते रहिएगा। जब भी वीडियो अपलोड होता है आप तुरंत के तुरंत वीडियो देख लीजिएगा। हर एक एक लाइन और हर एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब मैं एक वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो उस टाइम पे जब भी मैं क्वेश्चंस के बारे में बता रही होती हूँ तो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं बताती हूँ, वो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आ जाए, इस वजह से उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं हजारों चीजें बताती हूँ, जिससे कि अगर इन केस वो 1000 चीजें मैं जो बता रही हूँ कहीं वहां से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया अगर एग्जाम में, तो आप उसका आंसर दे पाओ। तो एक क्वेश्चन से हम कई सारी चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं। मैंने आपको पहले इसका पार्ट 1 दिया था जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन बताए थे। आज के सेशन में 51 से हम शुरू करके 100 तक आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई रीजनिंग नहीं आएगी, कोई मैथमेटिक्स नहीं आएगी, जो भी आएगा सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी आएगी। ये आपका यूपी ट्रिपल एस एएनएम का एग्जाम है, वो सिर्फ मेरे हाथों है। मैं आपका पक्का से क्वालिफाई करा दूंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे वीडियोस देखने हैं। अब मैं जो भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बीच में मेरा गैप इस वजह से हो गया था क्योंकि यहाँ पर कोई भी मतलब डेट नहीं आ पा रही थी कि हाँ एएनएम का एग्जाम ये हो रहा था, एक्सटेंड हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैं अब टाइमली, आप परेशान नहीं है, अभी बहुत टाइम है, अप्रैल मई जून, अभी 3 महीने हैं और 3 महीने धुआंधार पढ़ाई करनी है। आप महिलाओं को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इनकेस कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप महिलाओं को होती है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। हिंदी हो, इंग्लिश हो, जैसे भी हो, हम आपको हर एक एक चीज हर एक लैंग्वेज में समझाने के लिए रेडी हैं। सिर्फ अब आपको एग्जाम निकालना है और पढ़ना है। जो वीडियो देती हूँ वो वीडियो आप भी देखिए, अपनी महिला जो मित्र हैं उनको भी शेयर करिए, उनका भी एग्जाम निकलवाए। क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि अरे नहीं भैया वो भी आप वो कर लेंगी, वो भी कर लेंगी, ना, आप सबका भला सोचोगे ना तब आपका भी भला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम शुरू कर देते हैं। ये पार्ट 2 है आपका। इनकेस कोई भी किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन लगती है तो आप मुझे तुरंत बता दीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शीलिंग परीक्षण जो 51 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शीलिंग परीक्षण इनमें से किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। तो देखो, हम सबसे पहले आपको सारे ऑप्शंस दिखा देते हैं। पहला लिखा हुआ है स्टोरेज ऑफ विटामिन B12, मतलब विटामिन B12 के संचयन को चिन्हित करने के लिए, या फिर जैसे मतलब B12 जो है ना, विटामिन B12 उसको अच्छे से संरक्षित करने के लिए, रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12 मतलब कि विटामिन B12 को बनाने के लिए, विटामिन B12
B12 और बनाया जाए, ये विटामिन का और प्रोडक्शन हो, या फिर सी नंबर डाइजेशन ऑफ विटामिन B12। अगर आपको नहीं दिख रहा है, देखिए अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है तो उससे आप काम चला सकते हो, क्योंकि मेरे पास उतना हाई फाई अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन मैं जितना कोशिश करके आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उतने में आप देख सकते हो, उतने में अच्छे से दिखेगा। मैं आपको मुंह से बोल रही हूँ ना, आप वो सुनिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन B12 के शरीर में पाचन की, और फिर लिखा हुआ है विटामिन B12 के अवशोषण का आकलन करने हेतु। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शीलिंग परीक्षण है उसमें बेसिकली हम किसका पता लगाने के लिए यहाँ पर काम करते हैं। तो देखिए जो हमारा शीलिंग परीक्षण होता है ना, ये परीक्षण का मुख्य उद्देश्य पता है क्या होता है? इस परीक्षण में जो इंसान के अंदर एनीमिया होती है ना, एनीमिया का पता लगाने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। एक क्वेश्चन एक पॉइंट और देखो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक पॉइंट हमको पता चल गया कि शीलिंग परीक्षण किसके लिए होता है? एनीमिया का पता लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट, जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके रक्त में, ब्लड में B12 के कारण जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ना, उनमें कमी हो जाती है, मतलब B12 जो है, B12 की कमी की वजह से उसके अंदर जो खून की समस्या है ना वो बन जाती है, तो उस टाइम पर एनीमिया उसको हो जाती है। तो वो जो एनीमिया है उसका परीक्षण करने के लिए ये शीलिंग परीक्षण किया जाता है, और शीलिंग परीक्षण जो है वो व्यक्ति में B12 के अवशोषण का आकलन करने के लिए किया जाता है। मतलब जो आपके शरीर में B12 है ना, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कितना है आपके शरीर में B12 और कितना नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका शीलिंग परीक्षण, शीलिंग टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बिनायन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में क्या पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे भैया हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है। तो देखो जो ये बिनायन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है, ये विटामिन ए जो है ना, हम आपको आंसर बता देते हैं, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी में पाया जाता है। ठीक है, ये कौन, अब इसमें क्या हो गया, ये है क्या मैम, हमको नहीं समझ आया। देखो क्रेनियल से अगर जब भी कोई बात आती है ना, तो आप तुरंत अपने मस्तिष्क की बात करने लग जाओ। ठीक है, जो आपका सर है ना उसकी बात करने लग जाओ। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब भी ये देखो, ये कौन सी स्थिति होती है, ये वो स्थिति होती है जो बिना किसी जानकारी के हमारे मस्तिष्क के अंदर एक दबाव बनने लग जाता है, और उस दबाव को आपने ट्यूमर का नाम सुना होगा, सुना है ना। तो ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर बन जाता है। बस यही ट्यूमर जो है ना बिनायन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। तो ये विटामिन ए की विषाक्तता की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि निप्पल के पीछे वाहिनियों के फैलाव को और सूजन को क्या कहते हैं। तो देखिए जो ये निप्पल होता है, जैसे कि हमारा, देखिए अब आप महिलाएं हैं तो हम खुला अच्छे से पढ़ा सकते हैं ना। तो ये जो निप्पल होता है ना, तो इसके जो चारों तरफ की जो ये चीज़ें हैं, ये जो वाहिनियां हैं, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो वाहिनियां हैं, ये जो मेन इनके तरफ, ये अंदर की ओर जो ये ऐसे फैलाव होता है, ये जैसे कि आपका स्तन है। ठीक है, ये अंदर की ओर जो ये नसें हल्की हल्की हरी हरी दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया इस सूजन को क्या कहा जाता है, मतलब ये जो है ना इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है बेटा डक्ट टेसिया, मतलब कि वाहिनी विस्फारण। जब स्तन होता है ना, तो स्तन में निप्पल के पीछे कई सारी वाहिनी फैली होती हैं, तभी तो वो सूजन आती है। और ये जो स्तन है या स्तन नलिका या फिर प्लाज्मा सेल, इसकी वजह से, मतलब ये बेसिकली यहाँ पर कई सारे सेल्स जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से फुलाव हो जाता है। और इसमें क्या है, इसमें लैक्टिफेरस नलिका अवरुद्ध और मलिन होती है। ठीक है, और ये निर्वहन का सबसे आम कारण होता है, और ये समस्या आमतौर पर रजोनिवृत्त की उम्र में करी जाती, उसके बाद हो सकती है। ठीक है, तो फैलोपियन जब रजोनिवृत्त होता है ना, उसके बाद ये समस्याएं होती है। जैसे कि जब भी हम लोग मासिक धर्म आता है ना, तो मासिक धर्म के टाइम पर भी हमारे स्तन में बढ़ाव घटाव होता है। ठीक है, चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा, यहां पर लिखा हुआ है बच्चा 4-5 द्रव चिकित्सा पर है, इतने द्रव चिकित्सा पर है, और इनमें से क्या द्रव की अधिकता को दर्शाता है। अब बोला गया है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जो ये बच्चा जो है इस द्रव चिकित्सा पर होने से उसको अगर श्वास की बीमारी हो रही है, या फिर जैसे द्रव की अधिकता बात करी जा रही है, तो द्रव की अधिकता कब होगी, हम जब भी बहुत तेज सांस लेने लग जाते हैं, ऐसा लगता है हमारा गला सूख रहा है ना, ऐसा लग रहा है गला सूख रहा है, या फिर कोई सांस लेता है उसके मुंह से थोड़ा सा सलाइवा निकलने लग जाता है। तो दो ही कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन क्या है, श्वास कष्ट। ठीक है, मतलब कि द्रव से रिलेटेड। तो द्रव अधिकता का सूचक होता है, इसमें क्या है, डिस्पेनिया
कॉर्निया को सामान्य तौर पर श्वास लेने की कठिनाई के रूप में जाना जाता है और ये भारी परिश्रम और एक सामान्य लक्षण की वजह से होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सांस की तकलीफ बिगड़ना इसके उस पर टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए पूछ लीजिएगा। नवजात अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर बता दूंगी या मेल आईडी बता दूंगी, तो आप उस नंबर पे मैं वहाँ पे नंबर दे दूंगी, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, आपको सब कुछ बता दूंगी। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको नोट्स चाहिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है इनकी फ़ोटोज़ चाहिए, सारा सब कुछ आपको अगर चाहिए, मैं सब कुछ आपको देने के लिए रेडी हूँ, किसी का भी कोई भी पैसा नहीं है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ बता रही हूँ। मैं वैसे पीडीएफ जो है ना, वो पीडीएफ आपको मैं 29 रुपीज़ में देती हूँ, 29 रुपीज़ में देती हूँ। लेकिन इस टाइम पर ऐसी कंडीशन है ना कि मैं मतलब पता नहीं क्यों जब भी बात आ जाती है ना महिलाओं की, तो मेरा होता है पढ़ लिख के बाहर निकल जाओ, मेरे को पैसा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो, नवजात शिशु के शरीर पर बारीक बालों के हल्के कोमल फैलाव को क्या कहते हैं? जो नवजात शिशु होते हैं ना, उनके छोटे 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 जैसे जैसे बाल नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो देखो, उसको हम बेटा बोलते हैं लानुगो। ठीक है, ये क्या है? ये अधोमुखी हल्के पहले प्रकार के बाल होते हैं, ये शिशु के शरीर पर हर जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, सिवाय हथेलियों और होठों और पैरों के तलवों को छोड़ के। अधिकांश भ्रूण में गर्भावस्था के चौथे और 5वें महीने के आसपास जो ये लानुगो है, ये विकसित होने लग जाता है और इसी वजह से हमारे बच्चों के अंदर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, वो बाल निकलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कि एरिक्सन के अनुसार 4 वर्षीय बच्चा विकास की किस अवस्था में होता है? तो देखो, जो एरिक्सन है वो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ना अपनी अलग अलग, जैसे हर एक साइंटिस्ट अपने मतलब बच्चों को लेकर के अलग अलग थ्योरी देता है, किसी को कुछ समझ आता है तो कुछ बोल देता है, किसी को कुछ समझ आता है तो कुछ बोल देता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एरिक्सन के अकॉर्डिंग 4 वर्षीय बच्चा विकास की किस अवस्था में आता है? तो यहाँ पर प्री स्कूलर की अवस्था में आता है। एरिक्सन के विकास की अवस्था में के अनुसार 4 साल का बच्चा जो है वो प्री स्कूलर की अवस्था के अंतर्गत आएगा और इस चरण में बच्चों में याद करने की जो क्षमता होती ना, वो काफ़ी बढ़ जाती है, जैसे कि लिखने की, पढ़ने की, दूसरों के प्रति सही व्यवहार की समझ की, ये सब होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 बोला गया है कि कौन से व्यवहार को, देखो सबसे पहले आप क्या किया करो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ लिया करूँ, क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आप यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने लग जाया करो। आप जब ऑप्शन पढ़ने लग जाओगे तो पता है, एक बार आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे, वीडियो यहाँ पर पॉज कर दो, पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन के आंसर को कोशिश करो कि बताने की अपने आप में पहले एक टिक कर लो, फिर जब मैं आंसर बताती हूँ तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया, इससे आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगी। ठीक है, लिखा है कौन से व्यवहार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मोरो रिफ्लेक्शन के रिस्पॉन्स के रूप में पहचानती है? तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जब मोरो रिफ्लेक्शन प्रक्रिया होती है ना, तो इसमें 3 से 4 महीनों के बच्चों में ये मोरो रिफ्लेक्शन प्रक्रिया की जाती है। ये तंत्रिका तंत्र जो हमारे अंदर होता है ना, ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड होता है। तंत्र जो हमारे यहाँ तंत्रिकाएं पाई जाती है ना, उनसे संबंधित होता है। तो इनमें बच्चों को लगता है कि वह गिर रहा है, उसको लगेगा अरे वो गिर जाएगा। इसमें बच्चों को बाहों का प्रसार आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली हमारे सीने, ये बाहों का प्रसार। ठीक है, बाहों का प्रसार, एक्सटेंशंस ऑफ आर्म। ठीक है, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है सामान्य इंट्राऑकुलर दबाव कितना होता है? देखिए, हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर एक ना इंट्राऑकुलर दबाव होता है, मतलब प्रेशर। ठीक है, एक प्रेशर होता है, और ये पता है कहाँ होता है? आँख के अंदर बेटा। ठीक है, आँख के अंदर, बेटा तो नहीं, आप लोग दीदी और हमसे बड़ी होंगी काफ़ी, लेकिन ठीक है, आँख के अंदर होता है। ठीक है, तो इंट्रा ऑकुलर जो ये प्रेशर है, ये आँख के अंदर का तरल दाब होता है, मतलब लिक्विड में थोड़ा सा। ठीक है, तो सामान्य इंट्रा ऑकुलर दाब हम आपको बता देते हैं, 12 से लेकर के, बेटा लिख लीजिएगा, 12 से लेकर के 22 mmHg के बीच में रहता है। 12 से लेके ये 22 mmHg के बीच में रहता है। तो यहाँ पर देखो, 12 से 22 के बीच में कौन सा लग रहा है? कौन सा लग रहा है बताइए, कौन सा लग रहा है? ए है, क्योंकि देखो ये 16 तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बाद में 25 आ रहा है। इसमें देखो 20 है, 20 के बाद देखो 35 आ रहा है, तो ज़्यादा हो जाएगा। 38 से 38 देखो ज़्यादा हो जाएगा, तो कौन सा? 8 से 21 mmHg। ठीक है, तो सामान्य इंट्राऑकुलर दाब जो होता है वो 8 से 21 mmHg के बीच में होता है। ठीक है, इसके बारे में और हम अच्छा चलो बता देते हैं। कॉर्निया होती है और लेंस के बीच का जो भाग होता है ना, वो जल से भरा होता है, और इसी द्रव को, यही जल जो होता है ना, इसी को हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और इसी कक्ष को हम जलीय कक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो उसी पर एक
काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो यही प्रेशर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण जिसको हम प्रोटीन PEM बोलते हैं, इनमें से किस में पाया जाता है? तो देखो इसमें ना बच्चों ध्यान रखिएगा, 3 से 5 प्री स्कूली छात्र जो होते हैं ना उनमें पाया जाता है। जो प्रोटीन एनर्जी कुपोषण है, एक तरह का कुपोषण होता है जिसमें बच्चों में प्रोटीन है, कैलोरी है, इन सब की कमी हो जाती है, तो इनसे इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है, इन पर असर पड़ने लग जाता है। और ये जो कुपोषण है ना, ये प्रायः 3 से 5 वर्षों के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस विरेचक से हाइपोकैलेमिया होता है? तो देखो विरेचक यहाँ पर कौन सा ऐसा है जिसके हाइपोकैलेमिया पता है क्या है? जो हमारा शरीर है ना, उसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो जब भी पोटेशियम की कमी हो जाती है ना, तो बेटा पोटेशियम की कमी की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाता है। हाइपोकैलेमिया देखो जब भी पोटेशियम की कमी हो जाए मतलब मूत्र से रिलेटेड समस्या हो जाएगी। ठीक है, मतलब मूत्र से आपका पोटेशियम का निष्कर्षण होने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें अरंडी का तेल जो है, अरंडी का तेल, ये आप याद रखिएगा कि अरंडी का तेल विरेचक के हाइपोकैलेमिया से होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क पीड़ित के रूप में एक के लिए CPR प्रदान करने के लिए संपीड़न वेंटिलेशन का अनुपात कितना होना चाहिए? मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि आप अगर एक वयस्क पीड़ित व्यक्ति के लिए CPR प्रदान कर रहे हैं तो उसके लिए अनुपात कितना होगा? 30:2 होता है, याद रखिएगा। एक चक्र में संपीड़ितों की जो संख्या होती है वो 30 होती है और जितनी बार आप सांस लेते हो उनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, चक्र होता है 30 का और सांस लेने की जो संख्या है वो आपकी होती है 2। ठीक है, तो ये 30 और 2 का होता है। नेक्स्ट, मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए? लिखा हुआ है मांस में जब भी हम सुई लगाते हैं उसके बाद शरीर का भाग जो है वो किस पदार्थ से दबाना चाहिए? जस्ट अ सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए? तो जब भी मांस में सुई लगती है, देखो आप सभी को पता होगा कि कूल्हे पर सुई लगती है ना, हमारे कमर के पास में। तो अगर वहाँ पे सुई लग रही है तो हमें, लोग लगाते तो सूखा कॉटन नहीं है बिल्कुल भी, लगाते वो गीला कॉटन है, किसी लिक्विड में वो आराम से क्या कर लेते हैं, उसको डुबो लेते हैं और तब लगाते हैं। लेकिन सही बताऊँ तो ये नहीं करना चाहिए। जब आप गीला कॉटन लगाते हो ना तो उस टाइम पर वो गीले स्वाब से इन्फेक्शन होने लग जाता है और वो इन्फेक्शन बनने का संभावना होने की वजह से वो पस बन सकता है। इसी वजह से हमेशा जो कॉटन है ना वो सूखी लगानी चाहिए, ना कि गीली। लेकिन ज़्यादातर देखो तो लोग अभी तो चलो सूखी लगाने लगे, पहले बहुत गीली लगाते थे। वो लिक्विड में, ब्लू कलर के लिक्विड में डालते थे, उसका तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी। मतलब हमेशा सूखी से ही करना चाहिए, गीली नहीं लगानी चाहिए। नेक्स्ट है, एक गैर पशु आबादी में एक बीमारी का प्रकोप के रूप में क्या जाना जाता है? मतलब कि यहाँ पर बोला गया एक महामारी है जो एक गैर पशु जानवरों की आबादी की घटना है, तो उस हम घटना को क्या कहते हैं? तो देखो वो जो घटना होता है ना उसको हम बोलते हैं एपिजोन्टिक। एपिजोन्टिक का मतलब ये है, जो यहाँ पर जैसे ये एपिजोन्टिक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है, एपिजूटिक बोल दो या एपिजोन्टिक बोल दो, इसमें क्या होता है, ये मनुष्यों में होने वाली महामारी के अनुरूप होता है। ठीक है, मतलब उससे दूर होता है। ये गैर पशु आबादी में एक ऐसी बीमारी होती है ना जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं पशु महामारी। तो उस टाइम पर पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। नेक्स्ट है कि सामूहिक चिकित्सा उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जो लोग सुनने वाला कोई ना हो। जो सुनने वाला कोई ना हो का मतलब ये है कि सामूहिक चिकित्सा पद्धति जो है वो चिकित्सा का एक ऐसा तरीका हो जाता है ना जिनमें जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को सामूहिक रूप से चिकित्सा प्रदान की जाती है। ठीक है, मतलब देखो बहुत सारे लोगों को बुला लिया जाता है और वो सारे लोगों को बोल दिया जाता है कि जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे एक साथ आ जाएं और उनका एक साथ में हम इलाज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई होता नहीं है, तो उन सारे लोगों को भी, जैसे कि ये चिकित्सा जो है ना, ये चिकित्सा पद्धति उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है जिनका कोई भी सुनने वाला देखने वाला नहीं होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो आराम से बहुत सारे लोगों का इलाज हो जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर का शून्य बिंदु को व्यवस्थित करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बोला गया केंद्रीय शिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर का जो शून्य है, इसके शून्य को हम किसके मध्य पर व्यवस्थित करते हैं?
है ना, किसके मध्य, किसके बीच पे हम व्यवस्थित करते हैं, तो वो है हमारा मध्य कक्षीय रेखा पर, मतलब मिडैक्सिलरी लाइंस, मध्य कक्षीय रेखा पर ये केंद्रीय शिरादाब को मापते समय हम इसका शून्य रखते हैं या उसको प्लेस करते हैं। नेक्स्ट है कि गोनियोमीटर यंत्र का प्रयोग आकलन करने हेतु किया जाता है। किस आकलन, किसका आकलन करना है, तो देखो जो गोनियोमीटर है, गोनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है जोड़ों की गति का रेंज करने के लिए, है ना। जो आपका कोण मापी है, ये कोण मापी मतलब गोनियोमीटर जो है, ये यंत्र का प्रयोग जो जोड़ होते हैं ना हमारे ज्वाइंट्स, उनकी जो स्पीड होती है उनको किस रेंज में नापना है वही देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन टाइप 2 मधुमेह का एक प्रमुख कारण है। देखो जो टाइप 2 मधुमेह है, आप याद रखो टाइप 2 मधुमेह का विकास जो है वो जीवन शैली और जीन संबंधी कारकों की वजह से होता है, ठीक है। जबकि कुछ कारण अपने कंट्रोल में होते हैं और आहार और मोटापा हो जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा आहार में बहुत कम चीनी, रक्त शर्करा। अच्छा एक बात बताओ, मधुमेह की बात करी गई है तो यहाँ पर यह शर्करा वर्करा की बात कहाँ आ गई। यहाँ पर मधुमेह का प्रमुख कारण पूछा गया है, तो देखो कारण तो मोटापा ही होगा ना, कारण क्या होगा, मोटापा ही होगा। इसमें व्यक्ति के शरीर में अधिक फैट जमने लग जाता है मधुमेह के टाइम पर, और इसका असर सेहत पर पड़ जाता है और इसी को हम ओबेसिटी या फिर मोटापा कह देते हैं। नेक्स्ट है विल्सन रोग की विशेषता क्या है, तो देखो विल्सन रोग एक आनुवंशिक मतलब जेनेटिक बीमारी है, मतलब जो पापा मम्मी से आती है, ठीक है, जो जिगर, गुर्दे और मस्तिष्क के तांबे के संचय के कारण होती है। और इस बीमारी में क्या होता है, बेसिकली इस बीमारी में मस्तिष्क की क्षति मतलब काफ़ी परेशानी होती है और यकृत में विफलता मृत्यु का कारण बन जाती है। तो इस वजह से भी ये समस्या होती है कि हाँ हमारे मस्तिष्क में कोई समस्या हो गई या फिर हमारे यकृत या लीवर में समस्या हो गई, फेल हो गया, तो इस वजह से समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिगर, गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचय, इस वजह से लिखा है। कौन सा रक्त जनित रोग है, कौन सा यहाँ पर रक्त जनित रोग है, हेपेटाइटिस ए, सी, ई या फिर सारे। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा रक्त जनित रोग है, ये हेपेटाइटिस जो है इसमें क्या होता है, ये जो सी वाला हेपेटाइटिस है इसमें क्या होता है, ये एक संक्रामक रोग है। जो हेपेटाइटिस सी वायरस है ये HIV की वजह से होता है, ठीक है, और ये जो यकृत है, लीवर, इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इस वजह से हमारा ये रक्त जनित रोग हेपेटाइटिस सी होगा। नेक्स्ट, गोनियोमीटर का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है, अभी बताया। क्या बताया, गोनियोमीटर का प्रयोग हमारा रेंज ऑफ मोशन ऑफ ज्वाइंट मतलब जोड़ों की गति की सीमा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि सूजन के 4 कार्डिनल संकेत क्या हैं। सूजन होती है ना तो कौन कौन से संकेत देखने को मिलते हैं, तो ये जो है ना ये एक प्रकार की उत्तेजना प्रतिक्रिया गतिविधि है जो सूजन के कुछ नाटकीय पहलुओं को उत्पन्न करती है, ठीक है। और इस प्रतिक्रिया के कारण जो यहाँ पर प्रतिक्रिया है वो कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके कारण बड़ी मात्रा में साइटोकाइन उत्पादन होता है और कई प्रकार की जो सेल्स होती हैं ना वो पॉजिटिवली उसमें शामिल होती है, मतलब कि सक्रियता शामिल होती है, ठीक है। और इसकी वजह से सूजन में 4 कार्डिनल संकेत होते हैं जो कुछ दर्द है, गर्मी है, लालिमा है और फुलाव है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पेन, हीट, रेडनेस और स्वेलिंग, ये इसका आंसर है। 4 कार्डिनल संकेत ये होते हैं। नेक्स्ट है कि इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो हम कब देते हैं, तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की जो बीटा सेल्स होती हैं उनके स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है, ठीक है, जिसे मनुष्य के अंदर इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है। और ये इंजेक्शन जो होता है ना ये सब क्यूटेनियस मार्ग से शरीर के अंदर दिया जाता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सब क्यूटेनियस मतलब अध्यस्त्वचीय रूप से, मतलब कि सब क्यूटेनियस का मतलब होता है हमारा कुछ अंदर और कुछ बाहर से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सभी कारकों के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है सिवाय किसके। देखो सबसे पहले हाइपोक्सिया में क्या होता है, हाइपोक्सिया में हीमोग्लोबिन घट जाता है, सांस की समस्या हो जाती है, किसी स्थान में जो रक्त की आपूर्ति होती है उसमें कहीं कमी हो जाएगी, हृदय से रिलेटेड कोई समस्या हो जाएगी, फेफड़ों से रोग से रिलेटेड कोई समस्या हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया हाइपोक्सिया
हो सकती है सिवाय किसके? तो बेसिकली जो यहाँ पर लिखा है हीमोग्लोबिन में वृद्धि, और मैंने क्या बताया, हीमोग्लोबिन में अगर कमी होगी तब हाइपोक्सिया होती है। बढ़ेगा हीमोग्लोबिन तो वो तो सही है, बढ़ेगा तब थोड़ी ना हाइपोक्सिया होगी, कम होगा तब हाइपोक्सिया होती है। तो यही एक गलत है, हीमोग्लोबिन में वृद्धि। रोटा वायरस वैक्सीन देने का मार्ग क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो रोटा वायरस है वो मुंह से दिया जाता है, ठीक है। रोटा वायरस मुंह से दिया जाता है। रोटा वायरस एक संक्रामक विषाणु होता है जो कि शिशुओं के पेट के संक्रमण होने का कारण होता है। और ये वायरस जो है ना, ये मल में भी बहुत मौजूद होता है और हाथों के संपर्क से बहुत फैलता है। और ये वायरस जो है, इसका प्रमुख लक्षण पता है क्या है? पेट दर्द, बुखार, खांसी, नाक, ये सारी चीज़ें इसमें समस्या होने लग जाती हैं। तो ये शिशु के मुंह में ड्रॉपर के माध्यम से दिया जाता है। 6 हफ्ते पर पहली खुराक देनी चाहिए, 10 हफ्ते पर दूसरी खुराक और 14 हफ्ते पर तीसरी खुराक। ये आप खुराक याद कर लीजिएगा कि रोटा वायरस की खुराक 6 हफ्ते पर पहली, 10 हफ्ते पर दूसरी और 14 हफ्ते पर तीसरी होती है। नेक्स्ट है, कर्निंग साइन किस रोग का लक्षण है? कर्निंग साइन के संकेत जो हैं वो मस्तिष्कावरण शोथ के रोग के लक्षणों से संबंधित होते हैं। मतलब मस्तिष्क को ढकने वाली जो झिल्ली होती है ना, उससे उस झिल्ली से सूजन से है। इसका मतलब जो उसकी झिल्ली की सूजन है ना, वो हो जाती है। और ये रोग जो है ना, इसको हम बोलते हैं मेनिगोकोकस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इससे सरदर्द बढ़ने के साथ बुखार भी होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें रोगी को नींद नहीं आती है। सर और गर्दन के पीछे, सर जो है ना वो गर्दन के ऐसे पीछे साइड में ना झुकने जैसा लगता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। किस रोग का? मस्तिष्कावरण शोथ, मतलब कि जो मस्तिष्क को कवर करता है, आवरण जो उसका है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हाइड्रोफोबिया से जुड़ी है? तो देखो, यहाँ पर रेबीज हाइड्रोफोबिया से जुड़ी है, जो संक्रमित पशुओं द्वारा मनुष्यों में फैलती है बच्चों। और ये संक्रमित व्यक्ति जो है ना, इसको जल से, मतलब जो संक्रमित व्यक्ति है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पानी से डरेगा, ठीक है। और इनके कारण प्रमुख लक्षण और से भी हैं कि हिंसक गतिविधियाँ होने लग जाएंगी और मतलब कंट्रोल में नहीं रहेगा, भ्रम होने लग जाएगा। इसके रोकथाम के लिए रेबीज का टीका लगवाया जाता है। नेक्स्ट की रोगी की शुरुआत से रोग का पता लगाने की अवधि को क्या कहते हैं? तो सिंपल है बेटा, वो तो अव्यक्त अवधि कहते हैं। मतलब कि जो लेटेंट पीरियड होता है, वो जब हम रोगी की शुरुआत से बीमारी तक पता लगाते हैं, वो जो पीरियड बीच में होता है उसको बोलते हैं। उपरोगी संबंधी बीमारी का ये चरण जो है ना, ये बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के समय से लेके आमतौर पर जब लक्षण पूरा होता है ना, जब तक पता ना चल जाए तब तक का होता है। और इस चरण के दौरान बीमारी की कोई लक्षण नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसमें नॉर्मल बस एक अवधि होती है, अवधि आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला, 78 नंबर क्वेश्चन है, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक ऐसे शिशु की देखभाल कर रही है जिसे असाध्य उल्टी होती है। इसकी मुख्य महत्वपूर्ण संभावना की जटिलता क्या है? तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले रक्त की अधिकता क्षारीयता की स्थिति कौन होती है? एल्कालोसिस, जो रक्त में अधिक मात्रा में बाइकार्बोनेट के संचय और अम्लता की क्षति के कारण उत्पन्न होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात क्या करेंगे? यहाँ पर बात करेंगे एल्कालोसिस, मतलब उल्टी, मचलन होना, भ्रम, ये सारे लक्षण होते हैं इसके। नेक्स्ट, ये सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है। इसमें यहाँ पर कौन सा ऐसा ट्यूमर है जो सबसे सामान्य प्रकार का है? तो जो ये ग्लियोमा है, ग्लियोमा एक प्रकार का ट्यूमर होता है जो दिमाग, मतलब मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क में ग्लियाल सेल से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ग्लियोमा मस्तिष्क का सबसे सामान्य ट्यूमर होता है। ग्लियोमा पूरे मस्तिष्क में होने वाला ट्यूमर में सबसे ज़्यादा 30% होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का है? कौन सा चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का, मतलब कि यहाँ पर कौन सा ऐसा साइन है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पानी ना पीने की वजह से हो सकता है? तो देखो, यहाँ धंसा हुआ फोंटेनेल, मतलब शिशुओं में धंसा हुआ फोंटेनेल का चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का कारण बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, रक्त में ऑक्सीजन स्तर में कमी हो को क्या कहते हैं? तो रक्त में अगर ऑक्सीजन की स्तर की कमी हो जाए तो बेटा हाइपोक्सिमिया बोलते हैं। हाइपोक्सिमिया जो होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। जो हमारे अंदर धमनियाँ होती हैं ना, धमनियाँ,
तो जो धमनियों में प्रवाहित ब्लड है उसमें ऑक्सीजन जो है ना उसका प्रेशर आंशिक दाब में होने वाले कमी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो हमारा यहाँ पर हाइपोक्सिमिया है ये ऑक्सीजन की कमी से है। नेक्स्ट है कि एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है। एक उपकरण जो भ्रूण है उसके ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे और वास्तविक समय में मापता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बेटा हम कहते हैं भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री। मतलब कि यहाँ पर जो ये भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री है यह बच्चे के रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को अच्छे से माप सकता है। ठीक है, इनमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना गया है? तो यहाँ पर जो टाइप 2 पोस्टीरियर है ये खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा जो है वो बच्चों के विकास में अहम होता है। वह ठीक गर्भाशय के मुंह पर स्थित होता है लेकिन कवर नहीं होता है, जो खतरनाक हो सकता है। और टाइप 2 पोस्टीरियर में प्लेसेंटा जो होता है ना बेटा वो उल्टा होता है, सर नीचे की तरफ ना होकर सर ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, सामान्य प्लेसेंटा की स्थिति में सर नीचे की तरफ होता है और मुंह पेट की तरफ होता है, लेकिन इस टाइम पर आपका मुंह ऊपर और पेट नीचे होगा। ठीक है, तो टाइप 2 पोस्टीरियर होता है, खतरनाक होता है, ये उल्टा हो जाता है। गुदा और मुंह के तापमान में अंतर होता है। तो जो गुदा है और मुंह के तापमान में कितना डिग्री का अंतर होता है? तो देखो आपका जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का यहाँ पर अंतर होता है रेक्टल मुखी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक शिशु में जो इंटरसेप्शन से ग्रसित है, मतलब इंटरसेप्शन से ग्रसित हो रहा है तो उसका क्या लक्षण पाया जाएगा? मतलब उसमें कौन सी ऐसी बीमारी है? तो देखो जब इंटरसेप्शन पर वह एक ऐसी स्थिति होती है जो हमारे अंदर आंत की नली नहीं होती है, आंत की नली दूसरे आंत में घुस जाती है, जिसके कारण भोजन जो है वो तरल पदार्थ के प्रवाह का रास्ता बंद हो जाता है और इसके अतिरिक्त आंत में जो रक्त प्रवाह होता है ना वो भी बंद हो जाता है। इसकी वजह से उदर में पेट में काफ़ी दर्द होता है और बच्चे में इस विकार के कारण पेट दर्द, रोने के लक्षण दिखने लग जाते हैं। और इनके अलावा म्यूकस, काफ़ी ज़्यादा रक्त होने लग जाएगा सौंच से, उल्टी होने लग जाएगी, पेट में ऐंठन होगी, डायरिया होगा, बुखार होगा, ये सब होने लग जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है गंभीर कालिकी, पेट दर्द और दाईं तरफ ऊपरी वृत्त के चतुर्थ भाग में मांस जैसा आकार। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या डेंगू के मरीज में नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा है जो डेंगू के मरीज में इनमें से नहीं होगा? मतलब जो डेंगू का मरीज होगा इनमें से वो चीज़ नहीं होगी। तो डेंगू के मरीज में ना हाइपरटेंशन नहीं होती है, मतलब डेंगू के मरीज में ना जो हाइमोडाइल्यूशन कोशिका पारगम्यता में वृद्धि और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सामान्य तौर पर पाया जाता है। डेंगू बुखार एडीज एजिप्टी मच्छरों द्वारा 4 प्रकार के वायरसों द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हाइपरटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो स्वास्थ्य शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आदत और जो हमारा एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उनमें कैसे सुधार है वो उसके बारे में पता लगाते हैं, उसके बारे में हम ये ज्ञान देते हैं। नेक्स्ट है कि प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? बच्चों उसको पता है हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। 2 दिन जो वो गाढ़े कलर का पीला कलर का दूध निकलता है ना, उसको पीने से जो शिशु की पाचन क्रिया होती है ना वो काफ़ी सही हो जाती है। ठीक है, तो उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं जो निकलता है। आप लोगों के अंदर से निकलता है तो आप लोगों को ना ये सब नाम पता होने चाहिए। हम लोगों के अंदर जो चीज़ें होती है ना उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो देखो निषेचन की प्रक्रिया पता है कहाँ होती है? जो आपका नीचे का फैलोपियन ट्यूब होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है ये फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इधर ये निषेचन की प्रक्रिया इस ट्यूब में होती है। इस ट्यूब में यही फैलोपियन ट्यूब होता है, इस ट्यूब में ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है कब?
वो ऐसा कौन सा टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन दिया जाता है? जब टीबी, क्षय रोग होता है, यक्ष्मा होता है ना? बुखार दीर्घकालीन होता है, इस टाइम पर बहुत लंबे टाइम तक चलता है और काफ़ी टाइम तक बुखार रहने से शरीर में जो सेल्स होती हैं, कोशिका होती हैं, टिश्यू होते हैं, ऊतक, तंतु, ये सब कम मरने लग जाते हैं। और यकृत, लीवर और जो टिश्यू होते हैं उनमें जो ग्लाइकोजन होता है वो भी ख़त्म होने लग जाता है। मतलब हमारे अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो सारी ऐसा समझ लीजिए कि पूरी तरह से उनका टाइम आ जाता है ख़त्म होने का। ठीक है, इसी वजह से तो सारी समस्या हो जाती है। तो टीवी में उच्च प्रोटीन, उच्च कैलोरी की आवश्यकता होती है। हम आपको बता देते हैं, कैलोरी आपको 2500 से 3000 किलो कैलोरी देना पड़ेगा, 3000 किलो कैलोरी। ठीक है, और प्रोटीन जो है ना 80 से लेकर के 120 ग्राम तक का देना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि काफ़ी आपकी वसा भी मांग ली जाती, फैट। हमारे शरीर के कुल भार का कितना % जल से भरा हुआ है? तो हमारे शरीर का 62% जल से भरा हुआ है। ठीक है, 71% लगभग पृथ्वी का भाग भरा हुआ है जल में ही, और हमारे शरीर का लगभग कितना भाग? हमारे शरीर का लगभग 62% भाग जो है वो भरा हुआ है जल से जी। ठीक है, ओके। मतलब वैसे अगर याद करो तो हम याद कराने के लिए करा देते हैं, 57 से 65% के अंदर रहेगा, ना ही 57 है ना 65 है, तो 62 उसके बीच में आता है, तो वही होगा। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात कितना होगा? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1:4। देखो, सिर और शिशुओं के शरीर का अनुपात 1:4। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क की अपेक्षा भिन्न होता है। ठीक, तो सिर की तुलना में भुजाएं, धड़ तथा पैर छोटे होते हैं और शिशु का सिर उसके पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है, जबकि वयस्क का 1/7 भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? तो देखो, बांझपन रोकने की औषधि के रूप में अगर विटामिन ई ले रहे हो, विटामिन ई बांझपन को रोकता है और ये विटामिन रासायनिक रूप से टोकोफेरॉल है, और इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर वायु का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, और ये ऑक्सीकरण जो है ये प्रतिरोधी की तरह क्रिया करता है, और विटामिन ई का मुख्य कार्य उसके ऑक्सीकरण प्रतिरोधी विशेषता के कारण है, और यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर आंतों में विटामिन ए और कैरोटीन का ऑक्सीकरण कम करता है, और इस तरह कहा जाता है कि विटामिन ए की बचत होती है। यह विटामिन ए की बचत करता है, और विटामिन ई की कमी से प्रमुख रूप से प्रजनन अंग ठीक कार्य नहीं करते, स्त्रियों में भ्रूण गर्भावस्था में ही मर जाता है, और पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में टूट फूट होने के कारण शुक्र उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो ये विटामिन ई की कमी की वजह से बांझपन रोकने वाली औषधि हो सकती है, बांझपन रुक सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो सिंपल सी चीज़ है भैया, वसा में घुलनशील कौन कौन सा होता है? तो देखो, विटामिन ई भी घुलनशील होता है बच्चों, और विटामिन विटामिन ए भी घुलनशील होता है। तो जो वसा में घुलनशील है वो है ए, डी, ई, के, लिख लो, और जो जल में घुलनशील है वो बी और सी है। ठीक है, ये याद कर लो। तो ये डी नंबर इसका सही होगा, ए और बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों। प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो एसिड है। प्रोलाइन एक अनावश्यक अमीनो एसिड है। यह कथन सही है, गलत है, या असंबंधित है या संबंधित? बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं कि ये जो है प्रोलाइन, ये एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है। नेक्स्ट है कि व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं बेटा, उसको हम पता है क्या कहते हैं? व्यस्ततम भार। हम ऊपर दिखा देते हैं आपको, उसको हम कहते हैं ये व्यस्ततम भार, मतलब पीक लोड, बहुत बहुत ज़्यादा लोड होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ और WHO लॉन्च्ड BFHI इन 1992। व्हाट इज BFHI? यहाँ पर बोला गया है कि 1992 में यूनिसेफ ने WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया। तो BFHI का फुल फॉर्म देखो, आप लोगों के में ना
फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा आपसे। 2 से 3 फुल फॉर्म तो पूछे जाएंगे। तो BFI का मतलब होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। लिख लीजिए, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए। ये इसका उद्देश्य पता है क्या है? ये इसलिए लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य स्तनपान की रक्षा, प्रचार और समर्थन करने वाली प्रथाओं को लागू करना और ये सुनिश्चित करना कि सभी मातृत्व सुविधाएं स्तनपान सहामत के केंद्र बन रहे हैं या नहीं। तो ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव में बहुत सारे केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें मम्मा और शिशु दोनों की रक्षा करी जाएगी। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। तो पोषक तत्वों का ज़्यादातर अवशोषण बेटा देखो छोटी आंत में ही होता है। जो भी हमारे अच्छे पदार्थ होते हैं ना, उनका अवशोषण छोटी आंत करती है। मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य क्या होता है? जस्ता मतलब समझ रहे हो? जिंक धातु, ठीक है। तो ये जो है DNA और RNA का संश्लेषण करना, जस्ता हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए एक बहुत आवश्यक खनिज लवण है और ये शरीर के हर एक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है और ये बहुत सारे एंजाइम में जो कोफैक्टर होते हैं ना, उनके रूप में रहता है और ये शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करता है और साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ज़रूरी भी रखता है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि किस लिए ये ज़रूरी होता है? DNA और RNA का संश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हम फिर से हम प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आएंगे जल्दी ही। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपका जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आप उसको तुरंत देख लो और आप हमारे ऊपर भरोसा करिए। जो आपको क्वेश्चंस ये सारे बता रही हूँ ना, ये बहुत ढूंढे हुए क्वेश्चंस हैं। ऐसी बुक के क्वेश्चन है ना कि आप लोगों को सच बता रही हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ से क्या मंगाना पड़ता है, कहाँ से क्या नहीं मंगाना पड़ता है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसमें से क्वेश्चंस आपके फंसेंगे जरूर, ठीक है। और अभी जब हम अपने हैंड रिटन नोट जो हमने लिखे हैं, वो जो हम लिख रहे हैं अभी इस टाइम पर, वो जब हम आपको देंगे तो वो तो माशाल्लाह है। उनसे तो क्वेश्चन ना पूछे जाएं तो आप हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब जो करे हो ना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगर क्वेश्चन जो लिखे हुए नोट्स हैं अगर ना आए तब अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। तो चलो DPT को विस्तारित करें। DPT का देखो फुल फॉर्म जो होता है ना, वो होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ठीक है। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। तो ये हमारे हो गए सारे क्वेश्चंस, हमारे 1 to लेकर के 100 तक के ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन केस बच्चों किसी में कोई भी कंफ्यूजन होती है आप हमें तुरंत बताइएगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों 100, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर दिया गया है और निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। हम आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करके बताएंगे। जो भी समस्याएं होंगी वो सब बता देंगे। आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम का पेज हमारे लिंक वहाँ नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सबकी लिंक हमारे जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से सारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सब कुछ अपलोड करती हूँ, आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच दीदी लोग, बाय बाय, टेक केयर।